आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। मैंने एक बहुत ही सिंपल सी केमिकल इक्वेशन ली है जिसमें मैंने आयरन की रिएक्शन कराई है। किसके साथ? वाटर के साथ। और क्या बनाया है मैंने? आयरन ऑक्साइड बनाया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक है जी। जब भी कभी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो जो उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक साइड लिखेंगे LHS। किसी भी केमिकल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। रिएक्टेंट मैंने बताया हुआ है, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। दूसरी साइड कौन सी होगी? दैट इज RHS। और RHS साइड जो होती है वो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है। प्रोडक्ट कौन होते हैं? जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद बनते हैं। ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या है कि जब आप LHS और RHS लिख लेंगे तो आपको अब सारे एलिमेंट्स के नाम लिख लेने हैं। जैसे कि LHS में आपने देखा मेरे पास आयरन था, फिर क्या था? वाटर। अब वाटर को मैं H और O अलग अलग रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि मेरे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है। अब मैं लिखूंगा इनिशियल नंबर्स कि कौन कौन से एलिमेंट के कितने एटम मौजूद है। LHS में आयरन 1 है, RHS में आयरन 3 है, LHS में हाइड्रोजन 2 है, RHS में हाइड्रोजन 2 है, LHS में ऑक्सीजन 1 है और RHS में ऑक्सीजन 4 है। ठीक है जी। अब हम करते हैं इसे बैलेंस, लेकिन बैलेंस करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। वाई देयर इज अ नीड। तो नाइन्थ क्लास में हमने एक लॉ पढ़ा था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमें क्या कहता है कि ना तो एटम्स को बनाया जा सकता है, एटम्स कांट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एटम को बना सकते हैं और ना ही हम एटम को मिटा सकते हैं। यही रीजन है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास होगा किसका? रिएक्टेंट का, वो हमेशा इक्वल होगा किसके? टोटल मास के प्रोडक्ट। यानी जितना रिएक्टेंट हमने लिया है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ना एटम को बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को देखें तो यहां ऐसा नहीं हो रहा, इसीलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अब जब बैलेंस करने चलेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं आप उन्हें पहले बैलेंस करने की कोशिश करिए। जैसे मुझे दिख गया आयरन यहाँ पर 3 है और यहाँ आयरन कितना है? 1। तो मैं यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करके आयरन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। अब क्योंकि आयरन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप LHS को ध्यान से देखें तो यहां हमें ऑक्सीजन में 4 की मल्टीप्लाई करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि RHS में जो ऑक्सीजन है वो 4 है, तो इधर भी 4 होना चाहिए। बट जब भी आप किसी एलिमेंट में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि क्या वो एलिमेंट इंडिविजुअली प्रेजेंट था या किसी कंपाउंड में प्रेजेंट था। जैसे कि यहां पर जो ऑक्सीजन है वो हमारा वाटर के फॉर्मूले में मौजूद है। तो जैसे ही मैंने 4 की गुणा ऑक्सीजन में करी, 4 की गुणा मुझे हाइड्रोजन में भी ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक कंपाउंड के रूप में यहां पर प्रेजेंट है। तो 4 की गुणा होने की वजह से हाइड्रोजन कितना हो गया मेरे बच्चों? 8 हो गया। अब आयरन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो ऑलरेडी बैलेंस था ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। तो अब हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन के एटम में 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर है? अब जो रिएक्शन ऊपर दी गई है उसको हम बैलेंस्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस gives you Fe3
O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड में जिस भी संख्या की मल्टीप्लाई हुई है उसको उसके आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये क्या है हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ।